नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई एपी एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है। उस चैप्टर में हमने देखा, कल की क्लास में हमने स्टार्च का परीक्षण किया, मत और स्टार्च मीन्स मंड होता है, मंड का परीक्षण किया, वसा का परीक्षण किया और प्रोटीन का परीक्षण किया। हमने स्टार्च का परीक्षण कैसे किया? कुछ खाद्य पदार्थ लिए जैसे आलू, खीरा, रोटी, चावल, उबले चना, मूंगफली, नारियल। इन सब को लेकर पहले हम स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं, उसमें ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका छोटा टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर 2 से 3 बूंद आयोडीन की डालेंगे। तो जिन जिन खाद्य पदार्थों का रंग काला नीला रंग का होगा, उन उन पदार्थों में स्टार्च उपस्थित होगा, और जिनका रंग बदलेगा नहीं उसमें स्टार्च उपस्थित नहीं होगा। वसा का टेस्ट कैसे करते हैं? यही टुकड़े लेंगे और टुकड़े लेने के बाद हम एक कागज में उसको कस के दबा के रखेंगे। अगर उसमें आयली स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब तेली धब्बा पड़ता है, उसे हम धूप में सुखाएंगे, वो धब्बा तब भी नहीं जाएगा। तो उस जिस पदार्थ में ऐसा होगा उसमें वसा उपस्थित होगा। फिर हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। प्रोटीन का टेस्ट हम कब करेंगे? जब हमारे टीचर्स हमें बोलेंगे या हमारे टीचर्स हमारे साथ होंगे। तो प्रोटीन को पहले उसके जो पदार्थ हैं इन सारे को कूट लेंगे, छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और परख नली में लेंगे। फिर उसमें 2 से 3 बूंद पानी की डालेंगे और ड्रॉपर से हम कॉपर सल्फेट विलेन की 2 बूंद डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल के उसको मिक्स करेंगे। अगर उसमें बैंगनी रंग का हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर उसका कलर नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब प्रोटीन अनुपस्थित है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन उपस्थित होता है, साथ ही साथ वसा भी उपस्थित होता है, जैसे कि मूंगफली। तो वो दोनों का टेस्ट देगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, आइए जानते हैं। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? सभी व्यक्ति जो हैं, सबकी पोषण संबंधी जो आवश्यकता होती है, खान पान, सब समान होता है क्या? क्या आपको और आपके दादी या नानी को एक ही प्रकार या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? अभी हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी अगर हमारे जैसा ही खाना दिया जाए तो क्या वो सही से रहेंगे? नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हर उम्र, हर स्थिति और स्वास्थ्य के आधार पर हमें भोजन दिया जाता है। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग होते हैं। अभी जो लोग मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, वो उनका खाना ज्यादा होता है, क्योंकि वो काम करते हैं, उनकी एनर्जी वहां इन्वॉल्व होती है, उनके काम करने में उनकी एनर्जी खत्म होती है, तो वो ज्यादा खाना खाते हैं, अधिक आहार लेते हैं। तो सबका आहार से, अभी बच्चे हैं वो टहलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो वो खाना जो खाएंगे अधिक पोषक तत्वों से भरपूर, 2-2 3-3 ग्लास दूध पी जाते हैं। बट बड़े लोग 2-2 3-3 ग्लास दूध नहीं पीते। तो इसलिए उनकी आयु के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, किस हिसाब से, और उनकी शारीरिक गतिविधियों के आधार पर। अभी एक इंसान बैठा है, 5 रोटी खा के 2 ग्लास दूध पी ले तो क्या होगा? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट एक बच्चा जो होता है वो सिर्फ दूध ही दूध पीता है, फिर बड़ा होता है, धीरे से 2 रोटी, 1 रोटी खाने के बाद वो दूध पीता है। तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी स्थिति है? कुछ लोग को क्या होता है, दूध पचता ही नहीं है। जीवन शैली क्या है उनकी? वो काम करते हैं या खटिया पे पड़े हैं, मतलब बिस्तर पे पड़े। अगर बुजुर्ग को हम ज्यादा खाना देंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी, उनके पेट में गैस बनेगा, क्योंकि खाने के बाद हमें टहलना वगैरह होता है। तो उनके स्वास्थ्य के आधार पर और शारीरिक गतिविधि के आधार पर हमें उन्हें उचित मात्रा में भोजन देना चाहिए। आइए, एक एक्टिविटी आपकी है 3.8, आइए पता करें। अपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह के बारे में, आपको जो क्रियाकलाप 3.1 दिया गया था, एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार करवाने के लिए कहा गया था। आपका जो पहला पॉइंट था, क्लास स्टार्ट होने पे जो आपका पहला क्रियाकलाप था उसमें यही था ना कि आप रविवार से लेकर सोमवार तक एक लिस्ट बनाइए, आप हर दिन क्या खाते हैं। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं।
आपको क्या करने के लिए कहा गया था? कहा गया था कि आप उसमें देखिए, आपके और वृद्धि और विकास के लिए जो आहार होते हैं, जो भोजन होते हैं, उसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट हैं या नहीं है। यदि नहीं तो जांचें कि वे कौन से पोषक तत्व और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अभी जैसे आप रोटी खा रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीजें ही नहीं ले रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, मक्का नहीं खा रहे हैं, उन सबको खाएं। कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं मुझे हरी सब्जियां नहीं अच्छी लगती, उन सबको अपने आहार में सम्मिलित करें। हमें एक उचित आहार लेना चाहिए, ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हम किसे कहते हैं? संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, सभी पोषक तत्व मतलब क्या होगा? रुक्षांश होगा, जल होगा, पोषक तत्व में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रुक्षांश, खनिज लवण, ये सारी चीजें हमारे आहार में सम्मिलित होनी चाहिए। उसी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? अगर आपके आहार में संतुलित आहार नहीं है तो उसमें आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं? आपको फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है 3.9, आइए तुलना करें। नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। आपको 2 पैकेट दिया गया है, एक में आलू का चिप्स है और दूसरे में आपका भुना हुआ चना है। दोनों में आपको दिया गया है, दोनों को पढ़ना है और देखना है कि कितना आहार किसमें है। आइए हम उसकी जानकारी जो उसमें लिखा गया है उसे पढ़ते हैं। आपने सामान लिया होगा तो देखा होगा उसके पीछे लिखा होता है, कोई भी सामान हो घर पे तो उसमें कितनी कौन सी ऊर्जा क्या क्या है, कितना वसा है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी प्रोटीन है, वो सारी चीजें उसमें लिखी होती। एक आलू का चिप्स है, आपका क जो है वो आलू का चिप्स है, दूसरा है ख, वो है भुने हुए चने। पोषण संबंधी जानकारी आपको दी गई है, दोनों कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। ठीक है, ऊर्जा देखते हैं इसमें कितनी है, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा है। जो आलू का चिप्स है इसमें 536 किलो कैलोरी ऊर्जा है, जबकि जो चने का पैकेट है उसमें 355 किलो कैलोरी ऊर्जा है। वसा कितना है आलू के पैकेट में? 35.0। और वसा चने में कितना है? 6.26। फिर कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, इसमें 53 है, 53.0 ग्राम है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो 58.58 ग्राम है। फिर प्रोटीन देखते हैं, इसमें 7 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 18 ग्राम प्रोटीन है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? किसमें क्वांटिटी ज्यादा है पोषक तत्वों की? आप बताइए, आलू के चिप्स में पोषक तत्वों की क्वांटिटी ज्यादा है या भुने हुए चने की? बेसिकली चलिए देखते हैं, तब तक आप लोग सोच के बताइए दोनों में से किसमें ज्यादा है पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, आहार के पैकेट पर पोषण के संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आपको जो दोनों आहार दिए गए हैं इनमें से आपको एक आहार चुनना है। उचित आहार में आप कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। इनमें क्या होता है? उच्च शर्करा, शर्करा की जो मात्रा है वो उच्च होती है और वसा भी ज्यादा है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे होते हैं। अभी आप आलू का चिप्स देखिए, उसमें प्रोटीन जो है वो कम मात्रा में है, खनिज कम है, विटामिन कम है। इन खाद्य पदार्थों को अस्वस्थप्रद खाद्य या उसे हम जंक फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वस्थप्रद खाद्य या जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उनमें क्या रहता है? वो जो है वो सब जंक फूड है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। इनका हमें उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए।
इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है? डॉक्टर पोशिता ने क्या कहा था? स्वास्थ्य ही परम धर्म है। स्वास्थ्य क्या है? हमारा परम धन है। हमें रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। हमें जंक फूड से परहेज करना चाहिए। हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए। पालक की सब्जी, हमें पता है पनीर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बट जो स्वाद, जो आहार हमें पालक की सब्जी में मिलता है वो पनीर में नहीं मिलता। पनीर खाने से अच्छा हम दूध पिए। ये नहीं कह रहे कि एकदम से पनीर ना खाओ, थोड़ी मात्रा में, उचित मात्रा में हमें खानी चाहिए। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। अगर हमें खुश रहना है, सब खुशी है, ढोल बज रहा, सब कुछ हो रहा, सब डांस कर रहे हैं, आपका सर दुख रहा, आप क्या करेंगे? आप एक साइड बैठे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब आप खुश रहेंगे और सुखी जीवन आपका होगा। क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया गया उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? आपको जो आलू के चिप्स और चने, भुना हुआ चना जो दिया गया था, उनमें जंक फूड के रूप में हम किसे कहेंगे? बताइए। आइए देखते हैं। बंद, ये पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो पैकेट बंद सामान मिलते हैं उनमें जानकारी लिखी होनी चाहिए कि किस, इसमें कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, कितनी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सब है। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। वो तो थी उसमें। कभी कभी प्रबलीकरण, फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। जो आहार की गुणवत्ता होती है, मतलब उसकी क्वालिटी जो होती है, उसको अधिक और अच्छा बनाने के लिए पोषक तत्व उसमें अधिक मात्रा में मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण कौन सा है? आयोडीन युक्त नमक, शिशु आहार, फोर्टिफाइड। ये जो शिशुओं का आहार मिलता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, आता है ना कॉम्प्लान वगैरह, तो वो सब क्या है? उनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। भारत में खाद्य गुणवत्ता को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। उसका नाम क्या है? FSSAI। ये सरकारी एजेंसी है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आपका मिलेट है, मोटा अनाज, पोषक अनाज। आपकी दूसरी हेडिंग जो है वो है मिलेट। मिलेट मोटा अनाज। जो मोटा अनाज होता है वो हमारे पोषक तत्वों के लिए क्या मायने रखता है, आइए जानते हैं। ठीक है, संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। पंजाब में है ना मक्के दा साग बाजरे दी रोटी, नहीं सरसों दी साग मक्के दी रोटी। तो वो सब चीजें क्या है, आइए इसमें हम जानते हैं इन सब अनाजों के बारे में। ये सब सब्जी है, फल है, ये सब आहार है हमारे। ठीक है, ये भारत की देशिज फसलें हैं। ये भारत में क्या होती है? देशिज फसलें, मतलब देश में, भारत में ही उगाई जाती हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जाता है। इन्हें कब उगाया जाता है? अभी चल रहा है बरसात का मौसम ना, बरसात के मौसम में मक्के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसका खेती का मौसम होता है, यही उसकी उपज होती है, इसी मौसम में वो बड़े होते हैं, उनकी फलियां टूटती हैं। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन मिलेट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कदन मिलेट कहा जाता है। मिलेट, मिलेट मीन्स मोटा अनाज होता है। क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? आपने कभी मक्के का रोटी खाया है, बाजरे का खाया है?
ये सब जैसे हैं, इनकी सब्जियां भी बनती हैं और इनकी रोटियां भी बनती है। ये आपको एक प्लांट दिखाया गया है, ये सांवा है। इसे बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। आपने कभी खाया है मक्के की रोटी? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको खाने में। कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं। कदन क्या होते हैं? ये छोटे आकार के अनाज होते हैं। अरे मक्का तो हर कोई देखा है ना, बड़ा होता है, फिर उसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में भी किया जाता है, मतलब उसके दाने को अलग निकाला जाता है, तो छोटे प्रकार के अनाज हो गए। आइए देखते हैं। और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग है। कदन क्या है? मोटे अनाज जो है, ये भारतीय आहार का अंग है। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। पहले क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे वो खाते थे मक्का, मकई, ज्वार, बाजरा। बाकी लोग गेहूं और जौ की रोटी खाते थे। अभी इस टाइम क्या हुआ है, जौ भी एकदम खत्म ही हो चुका है, सब गेहूं की रोटी खा रहे हैं। बट कुछ लोग अच्छा खाने के लिए यूज करते हैं मक्का का। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, ये किन चीजों से, खनिज लवणों से किन से भरपूर होते हैं? विटामिन होती है इनमें उचित मात्रा में, आयरन होते हैं और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। ये जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, कदन वाले अनाज होते हैं, ये इनमें उचित मात्रा में आयरन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, कैल्शियम, खनिज और आहारी रेशे होते हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये कदन्न जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? पोषक अनाज कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर का जो संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार, जो आहार हमें स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, खाना चाहिए ना, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चाहिए, ये क्या होते हैं? संतुलित आहार बनाते हैं। कदन मीन्स पता चल गया ना, मोटे आहार होते हैं। बाजरा वगैरह, मक्का, बाजरा, सांवा, यही सब इनमें शामिल होता है। खाद्य मिल, फूड माइल, खेती से हमारी थाली तक। खाद्य मिल क्या है? खेत से हमारी थाली तक, मतलब खेत से जो भोजन, गेहूं खेत में उगता है, रोटी हमारी थाली में होती है। क्या होते हैं इसकी प्रक्रिया, क्या होती है, आइए जानते हैं। खेत से भोजन हमारे थाली तक कैसे पहुंचता है? ऐसा तो है नहीं कि गेहूं खेत में है, खड़ा है, वहीं से रोटी बना के हम उठा ले आए, नहीं। उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, आइए जानते हैं। इस प्रक्रिया के क्या चरण है? इस प्रक्रिया के क्या चरण है? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? इनकी प्रक्रिया, हमारे थाली तक रोटी आने में कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं जिनसे आप अनजान हैं? आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? एक छोटा सा अनाज, कुछ लोग खेती से संबंधित होंगे तो वो देखते होंगे, गेहूं का सीजन आता है तो घर वाले जाते हैं खेत में, गेहूं छींट के आ जाते हैं, अब गेहूं जमेगा। तो इस टाइम में गेहूं का पौधा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर कटाई होगी, फिर उसकी दवाई होगी। क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कितनी मेहनत और कितना समय लगता है, आइए जानते हैं। आइए हम रोटी खाते हैं, उससे बनने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र आपको 3.10 का अवलोकन करें। आपको एक चित्र दिया गया है, उसको आपको देखना है कि कैसे भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है और कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, आपको ये पूरा चित्र दिया गया है। एक मिनट। खेत से थाली तक, देखिए इसके प्रोसेस क्या होते हैं। गेहूं का एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर। किसान द्वारा गेहूं उगाना। किसान ने क्या किया? एक गेहूं के बीज को पहले बोया। ये आपका चित्र है, यहाँ उसने क्या किया? गेहूं के बीज को बोया। गेहूं का बीज जो है बड़ा हुआ तो हरी फसल तैयार हुई। हरी फसल जब सूखी तो उसको काटा गया। क्या किया गया? हरी फसल सूखने के बाद उसे काटा गया। काटने के बाद क्या करते हैं? अनाज की मड़ाई और ओसाई। अभी आजकल तो थ्रेसर आ गया है, तो लोग थ्रेसर में डायरेक्ट डाल के अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। बट अभी देखिए पहले के लोग कैसे करते थे। अनाज की मड़ाई और ओसाई, पहले इसको पीटते थे,
एक इंसान है ना, इंसान है, नीचे कुछ लकड़ी का रखा है, उस पे गेहूं को पीटेगा, उसकी मड़ाई करेगा। मड़ाई करने के बाद फिर उसकी ओसाई करेगा, उसमें जो भूसा होगा उसको बाहर करेगा, अनाज और छिलके को एक करेगा, मतलब छिलके को अलग करेगा, अनाज को सुरक्षित रखेगा। अब अनाज को क्या करेगा, उसको अनाज का भंडारण करेगा। भंडारण में उस अनाज को एक जगह एकत्रित करेगा, चाहे बोरा या फिर आप घर में रखते हैं ना ड्रम वगैरह में, उन सब चीजों में ये इंसान इसको रखेगा। रखने के बाद क्या करेगा, अनाज को पीसा जाएगा। जो आपका गेहूं होगा, अनाज को पीसा जाएगा और फिर पीस के उसे पैक किया जाएगा। ठीक। खुदरा दुकान तक परिवहन, फिर किसी ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक, जिससे भी उसको दुकान पर लाया जाएगा। दुकान पर लाया जाएगा, फिर हम जाएंगे वहां से खरीद कर लाएंगे, आटा गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे और खाएंगे। पता चला प्रोसेस कितना लंबा है। रोटी की कहानी खेत से थाली तक। रोटी की कहानी जो है, खेत से हमारे थाली में रोटी कैसे पहुंची। पहले गेहूं बोया गया, फिर वो हरी फसल हुई, हरी फसल जब पक गई वो सूखा, सूखने के बाद उसको काटा गया, काटने के बाद उसकी मड़ाई की गई, मड़ाई के बाद उसाई हुई, उसाई के बाद अनाज का भंडारण किया गया, भंडारण में से एक जगह एकत्रित किया गया, फिर उसके बाद उसको पीसा गया और पैक किया गया। पैक करने के बाद उसे किसी भी गाड़ी, परिवहन या किसी भी साधन के द्वारा उसे मॉल, दुकान में हर जगह पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद वो आटा हम खरीद के लाए, अपनी थाली में भोजन बनाए, खाए। ठीक है। प्रोसेस इतना लंबा, और दिया कैसे गया, कहा गया रोटी की कहानी खेत से थाली तक। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मूल्य, फूड माइल क्या है, फूड माइल हम किसे कहते हैं, फूड माइल ये है गेहूं, गेहूं ही नहीं चावल को भी तो ऐसे ही लेके आते हैं। अब इसको पिसाई की जाती है, चावल डायरेक्ट पैक कर दिया जाता है। तो इन खाद्य मील जो है, ये आपके खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक, उत्पादक कौन होता है, जो गेहूं बोता है, और उपभोक्ता कौन होता है, जो खरीदता है, तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील, फूड माइल कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य माइल कहते हैं। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण, खाद्य मील जो है या फूड माइल जो है उसको कम करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। क्या होता है, इससे प्रदूषण को, जो इससे परिवहन का लागत होता है, क्यों इसे कम करना है खाद्य मील को, और क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट वगैरह से जाता है तो क्या होता है कि प्रदूषण का, अभी हरी सब्जी हुई, पूरा खेत हरियाली हुआ, ये क्या करेगा, प्रदूषण को खींचेगा, कम करेगा। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है। जो स्थानीय किसान रहते हैं, जिनके यहाँ ढेर सारा खेत है, वो बोते हैं, बेचते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सहायता मिलती है, और यह हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वस्थ रखती है। खाद्य मेल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो दूर दूर तक भेज देते हैं, बट करना क्या है कि हम जब उपज करते हैं तो उसको अपने एरिया में बेचे, ये सब चीजें करें तो क्या रहेगा, स्थानीय किसान जो गरीब रहते हैं, किसान हैं, उनको उचित मात्रा में उनका अगर बिकेगा, कुछ लोग रहते हैं ना, अभी रखे रहते हैं, रखे रखे सड़ जाता है, बेच नहीं पाते। क्यों नहीं बेच पाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो रहता है, उनको खर्चा उठाना नहीं यार, उठा नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे बेचेंगे, इसलिए उन्हें अपने ही एरिया में बेचना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मेल को कम किया जा सकता है। स्थानीय भोजन जो होते हैं उन्हें खाकर खाद्य मेल को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं।
कुछ लोग होते हैं ना, खाना निकलवा लिए, खाना नहीं छोड़ के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, कितना खाना नुकसान होता है वहां। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। भोजन को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितना खाना है बस उतना ही भोजन लेना चाहिए। हम अधिक मात्रा में क्यों भोजन लें? जितना खाना है बस उतना ले लिए, खा लिए बस। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। आप क्या करेंगे? भोजन को आपको क्या करना है, खेत से थाली तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसमें कितना समय लगता है उसका पता लगाइए। स्वस्थ खाएं, मिल बांटकर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। जो आपके गांव में बेचने वाले हैं, आपके एरिया में जो बेचने वाले हैं, उन सब का जो उत्पादक है उनका सम्मान करें और उन्हें समर्थन करें। चलिए, ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे इसके, आइए और भी जाने में है, और इसके प्रमुख शब्दों को जानेंगे। इसका सारांश भी कल ही हम देखेंगे और प्रश्न उत्तर भी हम कल इसका कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका है, प्रमुख शब्दों के बारे में हम जानेंगे, इन सब के बारे में हम लिखेंगे, समझेंगे, एक एक चीजों को जानेंगे। क्या है आपका